गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो मेरा टॉपिक है वो पीजी सेमेस्टर 4 का पेपर 14 से है, इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून से। और ये क्वेश्चन है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून का ऐतिहासिक विकास। जब हम इसकी परिचय की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियम प्राचीन तथा मध्य युग के इतिहास में मिलती है। जब से मनुष्य ने अपने समय जीवन को राजनीतिक समुदाय में संगठित करना प्रारंभ किया, उन्हें कुछ ऐसे नियमों की आवश्यकता महसूस हुई जो कि अनेक अंतर समुदायों के संबंध को नियंत्रित कर सके। अगर हम यद्यपि प्राचीन भारत और चीन, यूनान और यूरोप के इतिहास के अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्यवस्था के दर्शन होते हैं, किंतु विशेष अंतर्राष्ट्रीय नियम और संस्थाओं को वर्तमान समय की विशेषताएं हैं। वे 16वीं और 17वीं शताब्दी में ही विकसित हुए हैं। दोनों ही विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय समाज की धारणा अस्तित्व में आई और इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को जन्म दिया। तो अब हम देखते हैं कि जो ग्रेसियस थे उनके पूर्व अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र का विकास कैसे था। तो ग्रेशियस से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास हुआ, जिससे निम्न रूप से देखा जा सकता है। जैसे भारत में विकास, भारत में हिंदू सभ्यता से संबंधित अनेक ग्रंथों में अंतर्राष्ट्रीय कानून की वर्णन मिलती है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के तत्व, राजदूतों के विशेष अधिकार, युद्ध की घोषणा, युद्ध संबंधी नियम और संधियों का वर्णन पाया जाता है। और हम इसे इस प्रकार देख सकते हैं वैदिक काल, रामायण काल और महाभारत काल के युग में। तो वैदिक काल में हमने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई के पश्चात यह निश्चित हो गया है कि भारत की सभ्यता और संस्कृति विश्व के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे प्राचीन है। और ये विवाद है क्योंकि संसार को प्राप्त ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद में भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों की झलक पाई जाती है। अर्थवेद में भी कर्ण 3 सूत्र, एक के शत्रु से संहार की प्रणाली दी गई है। कहा जाता है कि सुमुख से पीछे और चोरों और उससे भागने वाले शत्रु सेना का हनन करने में चित्त में ऐसे घटनाएं करनी चाहिए। और रामायण काल में भी हम देखते हैं, वाल्मीकि रामायण के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि रामायण काल में युद्ध एवं शांति कालीन नियम थे जिसका आदर किया जाता था। जिस समय मेघनाथ हनुमान को ब्रह्मास्त्र में बांधकर रावण के सम्मुख लाता है, तब रावण ने हनुमान का शौंठ युक्त किंतु निर्भक तथा अभिप्रिय भाषण सुनकर क्रोध में उसके वध की आज्ञा दे दी। विभीषण ने दूत के मारने नीति विरोधी समझाकर रावण को कहा कि विशिष्ट राजा दूत को नहीं मार सकते। तो इस तरह से रामायण काल में भी शास्त्र हित शत्रु के वध की प्रथा नहीं थी। सूर्यास्त के बाद भी युद्ध बंद करने की वध का विधान नहीं था। और स्त्री युद्ध और सक्रिय भाग न लेने वाले संधियों की याचिका करने तथा शरणार्थियों को मारना पाप का काम माना जाता था। महाभारत काल में भी हम देखते हैं कि महाभारत में शांति और युद्ध संबंधी नियम थे जिसके अंदर आता है। और ये श्लोक 23 से 34 तक युद्ध में नियमों का उल्लेख किया गया है कि चालू युद्ध के बाद होने पर संध्या काल में हम सब लोगों में तस्तर प्रेम बने रहे। दूसरा है जो कुंड युग में प्रवृत्त हो उनके साथ प्राणी द्वारा की युद्ध, वाणी द्वारा ही युद्ध किए जाए। जो सेना से बाहर निकल गए हैं उनका वध कदापि नहीं है। रथ को सारथी से युद्ध करना चाहिए, जो कि इस प्रकार हाथी सवार के साथ हाथी सवार, घुड़सवार तथा पैदल के साथ हो। जैसे कि योग्यता हो उस इच्छा और बल के विपक्षी बनकर उसे सावधान कर ऊपर जो विश्व के समाधान हो उस अथवा जो युद्ध के घबराए हुए हो। घोड़े को सवार के लिए नियुक्त सुतो, सताई, बोझ डालने वाली, शस्त्र पहुंचाने वाले भेरी और शंख माने जाते हैं। यह युद्ध के प्रत्युक्त नियमों का पालन किया गया, किंतु कुछ ऐसे उपाय भी हैं। और दूसरा है युद्धोही काल जिसमें हम जूस पीरियड कहते हैं। प्राचीन इतिहास बताता है कि युद्ध के दूसरे देशों से संबंध थे और यह संबंध कुछ निश्चित नियमों जो दूसरा
ग्लेशियर के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास था वो है यूदाही काल। प्राचीन इतिहास बताता है कि यूदाही के दूसरे देशों से संबंध थे और ये संबंध कुछ निश्चित नियमों द्वारा नियंत्रित होते थे। यहूदियों का एक सामान्य नारा था, अजनबी से प्रेम करो, चूँकि वो भी किसी मित्र में अजनबी थे। और इस बात से स्पष्ट होता है कि यहूदी अंतर्राष्ट्रीयता में विश्वास रखते थे, परंतु क्योंकि अपने धर्म के अनुसार एकलवाद के विश्वास रखते थे, इसलिए उन देशों को समानता के आधार पर मान्यता प्रदान नहीं करते थे। तीसरा है यूनानी काल। प्राचीन इतिहास में भी यह ज्ञात होता है कि जब संसार के अधिकांश देश संस्कृति तथा सभ्यता की दृष्टि से पीछे हुए थे तो यूनानियों ने बहुत प्रगति कर ली थी। सुकरात, प्लेटो और अरिस्टोटल ने भी विश्व का अपने विचारों तथा दर्शन द्वारा मार्गदर्शन किया था। यूनानी छोटे छोटे नगर राज्यों में रहते थे और ये नगर राज स्वतंत्रता तथा स्वायत्त होते थे और इन राज्यों के आपस में संबंध अच्छे होते थे। चौथा है रोमन लोगों के अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास को अत्यधिक प्रबलित किया है। अपने प्रारंभिक काल में भी रोम एक छोटा सा नगर राज्य था जिसके संबंध में अन्य राज्यों थे और इस संबंध निश्चित अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर आधारित थे। बाद में रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ, परंतु फिर भी रोमन लोगों ने सदैव अपने को कानून से बाध्य माना तथा कानून के अनुसार ही शासन किया। दूसरे राज्यों से संबंध को नियंत्रित करने के लिए रोम में 20 पुरोहित होते थे जिन्हें हम फेटाइल कहते थे। रोमन लोगों ने युद्ध के नियम का विकास किया और वो दो प्रकार थे, रोमन प्रदेशों पर आक्रमण, राजदूतों के विशेष अधिकारों का उल्लंघन, संधियों का उल्लंघन और मित्र राष्ट्रों द्वारा शत्रु का सहयोग और आत्मसमर्थन द्वारा शत्रु राज्य पर विजय प्राप्त करे। रोमन नियमों के अनुसार संधियाँ 3 प्रकार की थी, मित्रतापूर्ण संधि, सहयोग द्वारा संधि, आतिथ्यता द्वारा संधि। तो ओपेनहीम का मत था कि किसी प्रकार भी रोमन लोगों के इन व्यवहारों की तुलना आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि से नहीं किया जा सकता। और पांचवा था मध्य युग में अंतर्राष्ट्रीय कानून। रोमन साम्राज्य धीरे धीरे लगभग समस्त विश्व में फैल गया। बाद में रोमन साम्राज्य पूर्व और पश्चिम को 2 भागों में विभाजित हो गया। 476 में पश्चिमी साम्राज्य नष्ट हो गया और ये प्रदेश भिन्न भिन्न भागों के अधिकार में आ गए। रोमन साम्राज्य के भिन्न भिन्न होने से जो शासन व्यवस्था स्थापित हुई उन पर प्राय बार्बर जाति का आधिपत्य हो गया। इससे उनकी उन्नत सभ्यता के बराबर आने में अनेक वर्ष लग गए। पांचवा है 5वीं और 16वीं शताब्दी के अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास। पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन इन दोनों शताब्दियों की मुख्य विशेषताएं रही। इन दोनों ने मिलकर पोप का सर्वोच्चता से सिद्धांत को समाप्त कर दिया और स्वतंत्रता प्रभुसत्तापूर्ण राज्यों के विचार को जन्म दिया। तो इस प्रकार से ये ग्लेशियर से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कानून के कुछ आयाम थे। अब हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में देखना है कि ग्लेशियर और उसके बाद के अंतर्राष्ट्रीय कानून किस प्रकार हैं। तो ग्लेशियर का नाम हुगो वान वोल्ट था, परंतु संसार में उनका प्रसिद्ध होगा ग्लेशियर के नाम से हुआ था। उनका जन्म हॉलैंड में 1582 में हुआ था। ग्लेशियर का जीवन काल में अपने धार्मिक तथा राजनीतिक स्वाधीनता के लिए स्पेन से युद्ध कर रहे थे। ग्लेशियर के प्रयास से लोगों की प्रवृत्ति सर्वत्र नहीं हो पाई, परंतु बहुत ही कृतियाँ जो पृथ्वी को नरक तुलना बनाए हुए भी समाप्त हो गई थी और उनके 4 पुस्तकें में विशेष विशेषताएं दी थी। जैसे ग्लेशियर ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि राज्यों के संबंध में कई नियम लागू होने चाहिए। दूसरा, उन्होंने शांति की विविध प्रस्तुति की जो बाद में पूरी प्रणाली पर आधारित बन गया। तीसरा था, उन्होंने तर्क
प्रस्तुत किया कि यदि राज्य विविध का उल्लंघन करे तो उन्हें दूसरे राज्यों द्वारा संज्ञा दी जा सकती है। उसके मत की प्रवृत्ति राज्यों के आचरणों को निर्धारित करने का आधार था। तो इस तरह से ग्रोशियर द्वारा प्रतिपादित विचार हम लोगों ने देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में उनकी भूमिका क्या है।